नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ अभी फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी विनोद सिंह जी हैं। विनोद सिंह जी चुनाव प्रचार में निकले हैं और अभी हम लोग फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के बेलमोहन गांव में हैं। मैं विनोद सिंह जी से जानना चाहूँगा कि इस बार वे क्या सोच करके चुनाव मैदान में हैं। गठबंधन एक तरफ है और जदयू और एलजेपी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। कई सवाल हैं और इन सवालों को लेकर के हम विनोद सिंह जी से जानना चाहेंगे कि वे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहले हम यह जानना चाहेंगे सर कि आप क्या सोच करके चुनाव मैदान में आए हैं। मैं एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और कोई भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता जो है उसका तो यह अपेक्षा था समाज का सेवा करने के लिए हम जनप्रतिनिधि बने। मैं पूर्व में भी जनप्रतिनिधि रहा हूं और पूर्व में भी मैंने बहुत सारा काम, हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के रूप में हम चुने गए थे और उस रूप में देश के आज़ादी के बाद जो काम आज तक कोई नहीं किया जनप्रतिनिधि, वो मैंने किया। फिर विधानसभा का चुनाव आया, लोक जनशक्ति पार्टी का मैं कार्यकर्ता था, मैं पदाधिकारी था और पार्टी का निर्देश हुआ कि आपको अपने गृह विधानसभा फुलपरास से चुनाव लड़ना है। पार्टी के निर्देश पर मैं चुनाव लड़ने के लिए फुलपरास में उपस्थित हूँ। पहले आप एमएलसी भी रह चुके हैं और उस दौरान की आपकी क्या उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि थी हम लोग के समय में कि लोग तो चुनाव जीतकर स्थानीय प्राधिकार से विधान परिषद जाते थे, लेकिन विधान परिषद में कोई जनप्रतिनिधि का आवाज़ उठाने का काम किसी ने नहीं किया। हम लोग के समय में हम लोग बड़ी सौभाग्यशाली थे, खास करके मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि जिस समय मैं सदन पहुंचा उससे कुछ दिन के बाद ही मधुबनी जिला के ही बिहार के बहुत बड़े एडवोकेट पंडित ताराकांत झा जी, जो विधान परिषद के मेंबर भी थे, और जब मैं सदन में गया कुछ दिन के बाद ही हम लोग को ये मौका प्राप्त हुआ कि हम लोग के वोट से वह विधान परिषद के सभापति हो गए। और जब वो सभापति हो गए तो मैंने उनसे मिलने के लिए गया। बहुत विद्वान थे और हम लोग का उनके ऊपर अधिकार भी था, हम लोग के अभिभावक भी थे। तो हमने उनसे कहा कि सर, हम लोग पंचायत प्रतिनिधि जो वार्ड सदस्य हों, मुखिया हों, जिला परिषद के सदस्य हों, पंचायत समिति के सदस्य हों, उन लोगों को बड़ी अपेक्षा रहती है कि हम जिनको चुन कर भेजे हैं वो सदन में क्या कर रहे हैं, मेरे लिए क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा क्या चाहते हो। हम कहे सर, हमारी यही इच्छा है कि जब बजट सत्र चले तो प्रत्येक दिन 2 घंटा का डिबेट विधान परिषद में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि पर हो, उनकी समस्या पर हो। उन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव दे दो। मैंने प्रस्ताव दिया और उसको तुरंत उन्होंने स्वीकृत कर दिया। यह देन मेरा देन था कि विधान परिषद में कि 2 घंटा तक बजट सत्र में प्रत्येक दिन त्रिस्तरीय पंचायत पर बहस होती थी और उसका समस्या का निवारण भी होता था। सरकार के विभागीय मंत्री बैठते थे और मंत्री बैठते थे। अब मैं नहीं हूँ विधान परिषद में तो सब प्रथा समाप्त है, अब डिबेट नहीं होता है अलग से। जी धन्यवाद सर। लेकिन दूसरा चीज़ मैंने ये भी किया, जब हम एमएलसी हुए तो उस समय में वार्ड सदस्य को 100 रुपया मिलता था, मुखिया सबका वेतन भत्ता बहुत ही कम था, जिला परिषद के सदस्य का बहुत ही कम था, प्रमुख हों, जिला परिषद के अध्यक्ष हों। मैंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मधुबनी में सम्मेलन किया और पहली बार पंचायत प्रतिनिधि के सम्मेलन में कोई मुख्यमंत्री पहुंचे बिहार। आज तक आज़ादी के बाद पंचायत प्रतिनिधि के सम्मेलन में कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा था, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री को मजबूर किया, आपको हर हाल में चलना होगा। और मुख्यमंत्री जी आए और वहीं पर हमने उन लोग सारे लोगों का डिमांड रखा और मुख्यमंत्री ने उसी क्षण उसी मन से घोषणा कर दिया, जिसको 100 मिल रहा था उसको 500 रुपया, जिसको 2000 मिल रहा था उसको 5000 रुपया। इस तरह का बढ़ोतरी सब जनप्रतिनिधियों के लिए हुआ। और जब तक हम एमएलसी रहे, आप मधुबनी जिला के किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछ लें, हम जनप्रतिनिधियों के लिए दलगत भावना से उठकर और उनके लिए काम किया। मेरे ऊपर कभी भी कोई जनप्रतिनिधि
ये आरोप नहीं लगाया कि हमने इनको वोट नहीं दिया तो ये हमको मदद नहीं किए या मेरा अपकार किए। हमसे जो भी बन पाया, जो जनप्रतिनिधि मेरे पास जो भी समस्या लेकर आए, हमने यथासंभव सबका समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। जी धन्यवाद सर। लेकिन लोजपा के बारे में इस बार कहा जा रहा है, और पिछले कुछ दिनों पहले सुशील मोदी का भी एक कटाक्ष आया था कि लोजपा वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि लोजपा किसका वोट काट रही है और किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लोग कर लें, वो रेस में सबसे आगे हैं। आप जिस विधानसभा में भी बैठे हुए हैं, इस विधानसभा का आप सर्वे कर ले, आपको पता चल जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी की क्या स्थिति है। अब कौन नेता क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, बहुत लोगों को कुछ बोलना मजबूरी भी है, मजबूरी में भी बोलना पड़ता है प्रेस मीडिया के सामने। लेकिन उनके अंदर भी यही बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी को उम्मीदवार चुनाव जीत कर आवे और सरकार में रहे। अगली जो सरकार बनेगी उस सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी की अहम भूमिका हो, अहम भागीदारी हो। धन्यवाद सर। लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ जदयू से शीला मंडल हैं, कृपानाथ पाठक जी हैं कांग्रेस से महागठबंधन की ओर से। कृपानाथ पाठक भी बड़े नेता हैं, शीला मंडल एक विदुषी महिला हैं, और धनिकलाल मंडल की पुत्रवधू भी हैं, और एक तरफ आप हैं, आपका भी अपना एक कद है। तो इन सब में आप अपने को कितना कंफर्टेबल मानते हैं? देखिए, जहाँ तक आदरणीय धनिकलाल मंडल जी की बात है, तो उनकी पुत्रवधू को तो मैं जानता हूँ, क्योंकि वो खुद भी जनप्रतिनिधि रही हैं, जिला परिषद की चेयरमैन रही हैं। उनका नाम रागिनी मंडल है, शीला मंडल नहीं। अब कोई किसी से जोड़कर अपने को कहे तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जहाँ तक चुनाव की बात है, तो शीला मंडल दूर दूर तक कहीं चुनाव में रेस में कहीं नहीं है। जमानत बच जाए वही काफ़ी है। वो तो पैराशूट उम्मीदवार हैं, कहीं से उनकी न सामाजिक भूमिका रही है, न राजनीतिक भूमिका रही है। अब पार्टी का अपना मामला है, क्यों उम्मीदवार बनाया, किस परिस्थिति में बनाया, क्यों, क्या मजबूरी थी, ये तो जनता दल यूनाइटेड के लोग बताएंगे। जहाँ तक आदरणीय कृपानाथ पाठक जी की बात है, तो आदरणीय कृपानाथ पाठक जी हमारे अभिभावक हैं, पितातुल हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, और सच्चाई यही है, मैदान में पार्टी ने उनको भेज दिया। 82 साल उनका उम्र भी हुआ है। सच्चाई यही है सच्चिदानंद जी कि आदरणीय कृपानाथ पाठक जी का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे चुके हैं और बोल चुके हैं कि विनोद, चुनाव तुम ही जीतोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सर, क्षेत्र में, आपकी विधानसभा क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं हैं। बाढ़ से लोग परेशान रहते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बहुत बदतर है। जो सिटिंग एमएलए यहाँ पर गुलजार देवी थी हैं, उनके काम से आप कितना खुश हैं, और इन समस्याओं का समाधान अगर आप चुने जाते हैं तो आप कैसे करेंगे? देखिए, सिटिंग एमएलए गुलजार देवी जी की बात आप छोड़िए। संपूर्ण बिहार में एमएलए का, नीतीश कुमार जी के राजपाट में एमएलए का क्या स्थिति रहा, एमएलए का क्या पूछ रहा? किसी एमएलए को कोई एक थानेदार पूछता था, कोई एक बीडीओ सीओ पूछता था? तो उस स्थिति में जिनका कप्तान सेनापति ही इस तरह का लगाम लगाए हुए थे अपने अधिकारियों पर कि मेरे छोड़कर किसी का कोई नोटिस नहीं लेना है, तो गुलजार देवी क्या करती? कुछ नहीं कर सकती थी। गुलजार देवी जी को उस समय ही पहले ही निर्णय लेना चाहिए था, जब उनका कुछ नहीं चल रहा है। आज इसी गांव में हम घूम रहे हैं, आप आए होंगे, 4 लाइन का सड़क चमचमा रहा है, गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ रही है। लेकिन जिस गांव में बुद्धिजीवियों का गांव है, बेलमोहन एक छोटा बहुत बड़ा गांव है, गांव में कहीं सड़क नहीं है। 15 साल में आपने क्या किया? आप स्टेट हाईवे और 4 लाइन लोगों को दिखाते हैं। जहाँ तक शिक्षा और स्वास्थ्य सब की बात है, तो हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो विजन डॉक्यूमेंट्री हम लोग जारी करने जा रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सारी चीज़ को लिए हैं। आज बिहार के बच्चे फंसे हुए थे अभी कोरोना काल में, कोटा में काफ़ी संख्या में। क्यों फंसा हुआ था? जब हमारा पार्टी ने वहाँ पता किया कि भाई यहाँ बच्चे क्यों पढ़ने के लिए इतना जा रहा है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पता करवाने का काम किया,
तो उसमें पता यही चला कि बिहार में कोटा में सबसे अधिक बच्चा बिहार का, कोटा में पढ़ाने वाले सबसे शिक्षक बिहार का, कोटा में जितने इंस्टीट्यूट के मालिक हैं सबसे अधिक बिहार का। तो फिर इस तरह का एजुकेशन हब बिहार में क्यों नहीं बना? ये 15 साल में नीतीश जी क्या कर रहे थे? 15 साल में इसको तो डेवलप करना चाहिए था। 15 साल में तो वही किए कि हमने साइकिल दे दिया, पोशाक दे दिया, मेरा वोट बढ़ गया, बच्चे की पढ़ाई हो नहीं हो उससे तो उनको मतलब रहा नहीं। तो 15 साल में एक चीज़ उन्होंने किया, जब चुनाव आता है तो बार बार जंगल राज कहकर लोगों को डराने का काम करते हैं कि फिर जंगल राज आ जाएगा। तो अब ये सब जनता भी उनसे उब चुकी है। बिहार में परिवर्तन होगा निश्चित रूप से, और अगली सरकार बिहार में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी के कुछ नेताओं की मजबूरी है, को बोलेंगे, ज्वाइंट मीटिंग करेंगे, सब कुछ होगा, बड़े बड़े नेता भी करेंगे, लेकिन अंदर मैसेज चला गया है। अभी हमारी 14 तारीख की तो नामांकन था, हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, काफ़ी संख्या में जो है सो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता नेता मेरे बगल में बैठे हुए हैं। आनंद झा जी कांग्रेस के कदावर नेता हैं, जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं। आज इनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के मधुबनी जिला के सबसे वरिष्ठ नेता थे संतोष सिंह जी मुखिया, प्रदेश के महासचिव थे। वो आज चिराग पासवान जी के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। तो यहाँ फुलपरास विधानसभा में कहीं से दूर दूर तक कोई लड़ाई नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार का जीत तय हो चुका है। यहाँ लड़ाई है सिर्फ 2 नंबर पर रहने के लिए, महागठबंधन और जनता दल यूनाइटेड के बीच में। धन्यवाद सर। एक आजकल मधुबनी और खास करके मिथिलांचल में एक मुद्दा जो है मैथिली को लेकर के चल रहा है, और कई लोग कहते हैं कि मैथिली नहीं तो वोट नहीं, इस तरह की बातें भी आ रही है। और काफ़ी दिनों से पाठ्यक्रम में जोड़ने का मुद्दा हो लंबित पड़ा हुआ है। नई शिक्षा नीति आने के बावजूद जो है ये सब नहीं हो पा रहा है। लोजपा एक माना जा रहा है कि ये मिथिला की पार्टी है, यहाँ से पैदा हुई है, तो लोजपा का इस मामले में क्या स्टैंड रहेगा? हमारे लोजपा के विजन डॉक्यूमेंट्री में है ये चीज़। आपने जो सवाल उठाया लोक जनशक्ति पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट्री में है, और जब 10 नवंबर के बाद सरकार भाजपा और लोजपा की बनेगी उसके तुरंत बाद मैथिली को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता में कौन सा काम सबसे ऊपर रहेगा जिसका समाधान करना चाहेंगे आप? कि फुलपरास विधानसभा का सबसे बड़ी समस्या जो है वो है बाढ़ का, और बाढ़ का समाधान तब हो सकता है जब यहाँ हाई डैम बने, और हाई डैम बनने के लिए ईमानदारी पूर्वक कोई मुख्यमंत्री प्रयास नहीं किए। ये मुख्यमंत्री जब आए थे 2005 में न्याय यात्रा पर निकले थे तो 2 चीज़ को उन्होंने आश्वासन दिया था, हाई डैम और जो हमारे यहाँ चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है जिससे यहाँ के किसानों की आमदनी काफ़ी होता था, तो दोनों आश्वासन उन्होंने दिया था। अब फिर जब चुनाव आता था तो फिर वो आश्वासन उनका मिलता था। नतीजा 15 साल में चीनी मिल तो नहीं खुला, लेकिन जो मिल था उसको भी जो है कबाड़ी के हाथ में औने पौने दाम में बेचकर, और लोग जो भी है अपना भ्रष्टाचार में लिप्त किए, भ्रष्टाचार में पैसा आया, औने पौने दाम में बड़े बड़े माफियाओं को दे दिया, और उससे जो है काला धन लोग प्राप्त किए। तो हमारा यही रहेगा, जो मधुबनी जिला का फुलपरास ही नहीं, मैं पूरे ज़िले की बात करता हूँ कि पूरे ज़िला का समस्या जहाँ भी होगा, चाहे वो चीनी मिल का हो, बाढ़ का अस्थायी समाधान हो, और जो अस्पताल की जो दुर्दशा है किसी से नहीं छिपा हुआ है। कहीं अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो अस्पताल का भवन नहीं है, और यदि दोनों कुछ है तो मरीज के जाने का साधन नहीं, रास्ता ही नहीं है वहाँ अस्पताल तक पहुँचे। आज सबसे ज़्यादा समस्या है, आप जाइए तो किसी अस्पताल में आपको सही समय पर आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। तो इस सब का जो समाधान हम लोग निश्चित, जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, मैं विधायक बनूंगा, तो इस सब का समाधान निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। यहाँ के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए पूना और बेंगलोर, दिल्ली और बम्बई नहीं जाना पड़े,
वैसा एजुकेशन हब हम लोग बिहार के अंदर बनाएंगे कि यहाँ बाहर के बच्चे यहाँ आवे, रोजगार के लिए बिहार के लोग बाहर नहीं जाए। आप बताइए, आज बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर के कोई रोजगार के लिए कोई लोग बिहार आता है? कोई नहीं आता है। बिहार से बाहर के बच्चे बिहार पढ़ने के लिए कोई आता है? नहीं आता है। लेकिन बिहार के बच्चे देश के किसी भी कोने में खोजिएगा तो पढ़ाई कर रहा है। तो हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी कि बिहार के बच्चे बिहार में ही पढ़े, बिहार से बाहर नहीं जाए। यहाँ की जो किसानों की जो स्थिति है, उनको फसल का उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है, वहाँ भी बिचौलिया लगा रहता है, तो उनको उचित मुआवजा मिले। यहाँ के युवाओं का सपना है कि हम मेट्रो पर चढ़ें, तो वो मेट्रो स्टेशन जगह जगह निर्माण हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हम हवाई यात्रा कराएंगे, तो वो सब धरातल पर उतरेगा जब बीजेपी या लोजपा की सरकार बनेगी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आपको फ्रंटलाइन 24 का यह कार्यक्रम कैसा लगा, फीडबैक देने का कष्ट करें, और अगर आप इसी तरह के और भी कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्रंटलाइन 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।